नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है और इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया पर एक बहुत ही खास चेहरा आपके सामने नेटवर्क 18 के तमाम चैनलों पर दिखने वाला है। नाम है देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो न्यूज़ 18 इंडिया पर नए साल का ये पहला इंटरव्यू आपका। रेजोल्यूशन क्या है देवेंद्र फडणवीस का नए साल का पॉलिटिकल? देखिए, पॉलिटिकल रिजोल्यूशन तो वैसे कुछ किया नहीं है, लेकिन अब इस चुनाव के मद्देनज़र ये ज़रूर तय किया है कि इस बार मुंबई जीतनी है। हमारा जो अलायंस है वो अलायंस मुंबई जीतेगा। मुंबई का मेयर हम बनाएंगे। महाराष्ट्र के तमाम बड़े शहर ये हम लोग जीतेंगे। 29 महानगर पालिकाओं का चुनाव चल रहा है। मेरा अपना मानना है कि 27 जगह हमारा जो अलायंस है उस अलायंस में से किसी न किसी का मेयर बनेगा। लेकिन अलायंस तो आप हर जगह कर रहे हैं। सुनने में आया AIMIM से भी अलायंस कर दिया, कांग्रेस से भी अलायंस। मतलब ये सत्ता की ऐसी लालच कि देवेंद्र साहब ये सब भूल जाएंगे कि देयर समथिंग कॉल्ड एज विचारधारा। बिल्कुल MIM से अलायंस करना गलत है, ये हमको मंजूर भी नहीं है। आकोट करके एक बहुत छोटी सी जगह है, वहाँ की एक नगर पालिका 17,000 वोटर जहाँ पर है, वहाँ हमारा नगराध्यक्ष चुनकर आया बीजेपी का। और नीचे में जो है हमारा कोई मेजॉरिटी नहीं थी। तो अभी महाराष्ट्र में ये होता है कि आप पोस्ट पोल रजिस्ट्रेशन कर सकते हो साथ में आकर। तो उस प्रकार से हमने NCP के साथ किया। तब हमको ये पता नहीं था कि NCP ने ऑलरेडी MIM के साथ अलायंस किया हुआ है। तो जैसे ही NCP के साथ हमारा अलायंस हुआ, टेक्निकली ये MIM वाले भी हमारे पार्टनर बन गए। तो बड़ा हो अच्छा, वो नीचे पे ये बहुत छोटी जगह है तो ये हमारे तक तो आता ही नहीं है। बड़ा हो हल्ला हुआ। उसके बाद हमने उस अलायंस में से हम बाहर भी निकल गए और हमारा जो वहाँ का MLA है उस MLA को हमने सस्पेंशन का नोटिस भी दे दिया। हमने उनको कहा नहीं चलेगा। और जहाँ तक कांग्रेस से अलायंस का सवाल है, वो भी एक गलत प्रकार का नैरेटिव है। देखिए, जो अंबरनाथ है, इस अंबरनाथ में हमारा अध्यक्ष चुनकर आया और नीचे का मैंडेट थोड़ा फ्रैक्चर था। हम भी थे, हमारे साथी शिवसेना भी थे और बाकी लोग भी थे। मेरा अपना मानना यह था कि शिवसेना के साथ अलायंस करो, ये अपने पार्टनर है। लेकिन पर्टिकुलर उस शहर में जो बीजेपी का नेता और जो शिवसेना का नेता, इनकी जाति दुश्मनी है। वही मतलब दे आर टोटली बहुत ही बड़े अपोनेंट्स है वो, शिवसेना और बीजेपी का जो नेता है वहाँ का लोकल नेता। ओके। तो इसलिए उसको उनके साथ जाना नहीं था। तो उसने ये प्रयास किया कि कांग्रेस को तोड़कर उनके 12 लोग वो ले। तो आपका खौफ नहीं था उनको? नहीं, देखिए, इतने छोटे लेवल पर हमको पता भी नहीं होता है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये तय किया कि हम कांग्रेस को तोड़ेंगे। ठीक है। जैसे ही कांग्रेस को ये पता चला तो कांग्रेस ने प्रीएम्प्ट करके अपने लोगों को पार्टी से निकाल दिया। उनको पता था कि अपने लोग बीजेपी में एंटर हो रहे हैं। तो उन्होंने पार्टी से निकाल दिया और एक ऐसा बवाल खड़ा कर दिया कि देखो, बीजेपी ने कांग्रेस के साथ अलायंस किया, इसलिए हमने हमारे लोगों को पार्टी से निकाला। हमारा कोई अलायंस नहीं हुआ था। ये बहुत इंटरेस्टिंग है देवेंद्र जी। आप जब मराठा राजनीति की बात होती है तो आप उनके डेवलपमेंट की, उनके विकास की, उनकी बेहतरी की बात करते हैं। लेकिन एक तरफ राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, और राज ठाकरे स्पेशली, वो सड़कों पर निकलते, उनके कार्यकर्ता सड़कों पर निकलते और वो कहते हैं कि महाराष्ट्र में रहना है, मुंबई में रहना है तो मराठी कहना है, और बाकी भाषाओं को वेलकम नहीं करते हैं। तो आप भी ये बात मानते हैं? आपको ये लगता है कि मराठी फर्स्ट और उसके बाद कुछ और? देखिए, महाराष्ट्र में तो मराठी फर्स्ट ही होगा। अगर तमिलनाडु में तमिल फर्स्ट होगा, गुजरात में गुजराती फर्स्ट होगा, गुजरात फर्स्ट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, मराठी फर्स्ट का मतलब ये नहीं है कि आप बाकी भाषाओं का अपमान करें। हमारे लिए सारी भारतीय भाषाएं और हिंदी ये बहुत सम्मानजनक भाषा है। मराठी प्राइड के लिए हम लड़ेंगे। मराठी भाषा को जीवित रखने के लिए, उसको समृद्ध करने के लिए हम संघर्ष करेंगे। लेकिन ये रास्ते पर उतरकर किसी टैक्सी वाले को मारकर और किसी ऑटो वाले को मारकर मराठी का विकास नहीं हो सकता है। हम इस सारी चीज़ों के बिल्कुल खिलाफ है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, मराठी आदमी कभी संकुचित नहीं हो सकता। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो विचार हमको दिया वो बहुत व्यापक विचार है। आप देखिए, जो पानीपत की लड़ाई हुई थी, इसमें अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ लड़ने के लिए जब मराठे गए थे, अहमद शाह अब्दाली ने उनको पत्र लिखा था और ये कहा था कि सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान ये 3 प्रांत मेरे हैं, ऐसा आप रिकॉग्नाइज करो।
बचा हुआ पूरा भारत आपका है, हम रिकॉग्नाइज करेंगे। मराठों ने बात नहीं मानी। उन्होंने कहा हमारे देश का एक हिस्सा भी आपको नहीं देंगे। उनके लिए लड़ने को मराठे गए। उस समय देश में संकुचित मानसिकता थी, राजा महाराजा सिर्फ अपने टेरिटरी को प्रोटेक्ट करते थे, लेकिन मराठों ने वहां जाकर लड़ाई लड़ी। 1 लाख मराठा। तो इसलिए ये संकुचित विचार मराठी कभी सहन करेंगे नहीं। हाँ, मराठी प्राइड की बात होगी, हम साथ में है, लेकिन मराठी प्राइड के नाम पर किसी ऑटो वाले को मार दिया, सब्जी वाले को मार दिया, हमको मंजूर नहीं है। अच्छा, लेकिन ये जो मराठा के साथ साथ हिंदू हृदय सम्राट वाली बात है, आप आजकल अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, मैं सबसे बड़ा हिंदू आप ये कहते हैं। जब AIMIM का कोई नेता ये कहता है कि बुर्के वाली मेयर होगी तो आप उसका पुरजोर विरोध करते हैं, क्यों? क्या इस देश में बुर्के वाली महिला रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकती है? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट वगैरह नहीं मानता, मैं अपने को हिंदुत्ववादी मानता हूँ। और हमारा जो हिंदुत्व है बिल्कुल संकुचित नहीं है। हमारा हिंदुत्व ये भारतीय जीवन पद्धति से संबंधित हिंदुत्व है, पूजा पद्धति से संबंधित हिंदुत्व नहीं है। तो फिर बुर्के वाली से क्या एलर्जी? आप इसका पूरा सीक्वेंस समझ लीजिए। हमारे एक नेता ने मीरा भाईंदर महानगर पालिका में एक उत्तर भारतीयों की सभा हुई। उस सभा में कुछ उत्तर भारतीयों ने उनको कहा कि मीरा भाईंदर में उत्तर भारतीय महापौर कब बनेगा? तो उन्होंने कहा आप इतनी संख्या में चुन कर देंगे तो बनेगा। उस स्टेटमेंट को लाकर मुंबई में ऐसे कूदे हमारे ऊपर ये उद्धव ठाकरे जी के लोग और उनके सारे, कि मानो उत्तर भारतीय कहीं पाकिस्तान से आए हो। उत्तर भारतीय मेयर, उत्तर भारतीय मेयर, उत्तर भारतीय मेयर, इतना एक प्रकार से हमला बोल दिया हमारे ऊपर। और उसके बाद वारिस पठान का स्टेटमेंट आया कि कोई बुर्के वाली बनेगी। तो मैं राह देख रहा था कि भाई इनको तो उत्तर भारतीय नहीं चलता, तो बुर्के वाली के बारे में क्या कहते हैं? तो उनके जबान से शब्द ही नहीं निकला, बोलने को ही तैयार नहीं। उन्होंने उसके ऊपर चुप्पी साध ली। जब उनको पूछा, सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रोज करते हैं, कि वो कहता है, तो इधर उधर की बात करने लगे। तो मैंने उनको एक्सपोज किया। मैंने कहा देखो, इनको उत्तर भारतीय नहीं चलता है मराठी के नाम पर, लेकिन बुर्के वाली चल रही है। और इसलिए मैंने ये कहा मुंबई का मेयर महायुति का बनेगा, मुंबई का मेयर हिंदू बनेगा और मुंबई का मेयर मराठी बनेगा। नहीं, पर हिंदू ही क्यों? भाई हिंदू इसलिए कि यहाँ का बहुसंख्य समाज हिंदुत्ववादी है, हिंदुओं का समाज है, हिंदू समाज बड़ा है। और जो स्थानीय स्वराज्य संस्था होती है वो वहाँ के समाज का रिप्रेजेंटेशन करती है। उदाहरण के तौर पर देखिए, अगर आप तमिलनाडु चले जाए तो तमिलनाडु में वो क्या कहेंगे, हमको तमिल महापौर चाहिए। वहाँ और लोग नहीं रहते क्या? चेन्नई में रहते हैं ना सब लोग। नहीं, पर तमिल में हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है। बताइए ना कहाँ हुआ है वो धार्मिक एंगल से क्यों कहाँ हुआ है? बताइए ना। वहाँ तमिल तो एक राज्य हो गया नहीं, ना। पर कहाँ हुआ है बताइए ना। वहाँ कहाँ हुआ है? कौन? तो आप उसको कॉपी कर रहे हैं? नहीं, क्यों कॉपी करेंगे भाई, ये नेचुरल है। देखिए, बोलने के लिए डरता नहीं हूँ मैं। नहीं, वो तो आप सब जानते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, मेरे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। बिल्कुल क्लियर। मैं कोई चुनावी लिबरल नहीं हूँ, मेरे बिल्कुल फर्म ओपिनियन है। मैं फर्म ओपिनियन के साथ कहता हूँ, मुंबई ये हिंदू महापौर ही चाहती है, मुंबई मराठी महापौर चाहती है। लेकिन जब ये कहा जाता है कि एक टेस्ट की रिपोर्ट आपने देखी होगी, 1961 में जो आबादी हिंदुओं की थी वो घटकर अब 2024 में मेरे ख्याल से 60 के आसपास रह जाती है, और 2051 तक आते आते वो और घट जाएगी और मुसलमानों की पॉपुलेशन 30% हो जाएगी। शायद उसको दिमाग में रखकर वो ये कह रहे थे, क्योंकि पॉपुलेशन हिंदुओं की घटती चली जा रही है और तेजी से मुसलमानों की, महाराष्ट्र की मैं स्पेशली बात कर रही हूँ, मैं स्पेशली आंकड़े भी लेकर आई हूं। मैंने देखा है वो रिपोर्ट, और निश्चित रूप से रिपोर्ट चिंताजनक है। हालांकि 60 नहीं है वो, मतलब 88 थे, 2011 में घटकर 66 हो गए। 66 नहीं हुए? हाँ, 66% ना 66% नहीं है। हिंदू अभी भी देखिए, कुल मिलाकर यहाँ पर माइनॉरिटीज 22 या 23% है, बाकी सारे हिंदू ही है यहाँ। लेकिन सवाल वो नहीं है, सवाल ये चिंता की बात है जिस तेजी के साथ पॉपुलेशन बढ़ रही है। और क्यों? तो देखिए, अभी हमने पिछले समय मुंबई में एक अभियान चलाया और बहुत बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी मुंबई में पाए गए। हमने उनको डिपोर्ट किया, केंद्र सरकार के माध्यम से उनको डिपोर्ट किया। कितनी संख्या आप बता सकते हैं? देखिए, संख्या इसलिए मैं बताना नहीं चाहता कि एमईए का काम है। अल्टीमेटली
ये सारा मामला जो है ये मल्टीलैटरलिज्म का मामला है, ये विदेश मंत्रालय का मामला है, तो वही बताएंगे। पर मैं लेकिन आप ये कह रहे हैं कि घुसपैठियों को डिपोर्ट हाँ किया जी, गया है। बहुत बड़े पैमाने पर हमने किया, और मैं ऐसा मानता हूँ कि अभी भी बहुत बड़े पैमाने पर वो छुपे हुए हैं, हम उनको एक एक को ढूंढकर निकालेंगे। पर देवेंद्र जी, और आप तो मैं बड़ी आपको, बात बता रहे हैं। हाँ मैं बिल्कुल सही बात आपको कह रहा हूँ। ये ऐसा कैसा डिपोर्टेशन था कि किसी को रातों रात खबर भी नहीं हुई, कानों कान खबर भी देखिए, नहीं हुई? इसकी पब्लिसिटी हमने नहीं की और केंद्र सरकार ने भी नहीं की, लेकिन ढूंढकर, और मैं ऐसा मानता हूँ देश से पिछले 2 सालों में सबसे बड़ा डिपोर्टेशन बांग्लादेशियों का पिछले 1-1.5 साल में हुआ, सबसे बड़ा, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के नेतृत्व सबसे बड़ा। और उसमें भी मैं ऐसा मानता हूं कि सबसे बड़ा हिस्सा हमारा है, हमने ढूंढ के निकाले। लेकिन मूल रूप से जब हमने इसका रिवर्स इंजीनियरिंग किया और हमने पता किया कैसे आते हैं, तो इसमें यह ध्यान में आया कि कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में ममता दीदी के बड़े नेता इनको लाकर बसाते, इनके कागजात तैयार करते, कागजात वहाँ तैयार करके ये लोग यहाँ आते, इसलिए उनको ढूंढने में थोड़ी कठिनाई जाती है। अब हमने उसको भी डिसाइफर किया है और इस प्रकार की व्यवस्था हम कर रहे हैं कि कितने भी छुपने की कोशिश करें, हम लोग ये पूरा साल 2026 एक एक बांग्लादेशी को ढूंढकर निकालेंगे, उसके घर वापस भेजेंगे। लेकिन आपने ये कनेक्शन कैसे लगा दिया कि ममता बनर्जी और उनके बड़े नेता इनको मदद कर रहे हैं? देखिए, इसका कोई प्रूफ? हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने जब ये किस प्रकार से कागजात बनाते ध्यान में आया, तो वहाँ का पॉलिटिकल नेता पश्चिम बंगाल का कोई ना कोई वहाँ का लोकल नेता इनको मदद कर रहा है। अब लोकल नेता तो अपने भरोसे नहीं कर सकता है, उसके ऊपर आशीर्वाद तो किसी का है ना। अभी कुछ चीज़ें सबूत के तौर पर मिलती है, कुछ चीज़ें पता होती है, लेकिन उसका लिखित सबूत नहीं होता। तो वो ध्यान में आता है वहाँ जाने के बाद, ये छुड़भैया नेता ये कर रहा है, इसके ऊपर आशीर्वाद किसका है। तो पश्चिम बंगाल का आपने जिक्र किया, कल आपने देखा था ईडी ने रेड डाली थी वहाँ आईपैक के ऑफिस में। अब फर्ज कीजिए कि यहाँ महाराष्ट्र में ईडी एक कार्रवाई कर रही है और किसी प्राइवेट कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ जाकर छापेमारी करती है, क्या देवेंद्र फडणवीस वहाँ जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे, और वहाँ जाकर जाना भी नहीं चाहिए। एक फोन प्रकार से देखिए, एक प्रकार से लीगली भी ये क्राइम है। आप इस प्रकार की चीजों में, आप मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, आप इंटरफियर नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं आप लोग चुरा रहे हैं उनका दूसरा सारा प्लान। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनली भी ये करने का उनको अधिकार नहीं है। मतलब मैं तो ऐसा कहता हूं कि अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई देने वाले, संविधान खतरे में कहने वाले, सबसे बड़ा संविधान तो अब खतरे में पड़ गया कि प्रदेश का मुख्यमंत्री इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को रोककर उनके हाथ से फाइलें छीन रहा है। ये तो इस देश में इससे पहले कभी नहीं हुआ। ये देश के संविधान का, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने इस देश के संविधान ने जो अधिकार दिए, उन अधिकारों का हनन है। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि ऐसा कार्य करने के बाद कोई अगर अपनी कुर्सी पर रहता है तो ये भी संविधान का अपमान है। तो आप कह रहे हैं कि दीदी को रिजाइन कर देना चाहिए? बिल्कुल, मैं तो मानता हूं कि इस प्रकार से, देखिए, जनता ने कम से कम, मैं ऐसा मानता हूं कि इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि ये संविधान को किस प्रकार है अपने पैरों तले रोंद रहे और इनको अपनी जगह दिखानी चाहिए। आपको क्यों लगता है, क्या लगता है, आप तो खुद राजनेता हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आपने भी बनाई और तोड़ी होंगी और उसे प्लान किया होगा, दीदी ने ऐसा क्यों किया? देखिए, जरूर कोई ना कोई तो ऐसी बात, ऐसा सबूत, ऐसी जानकारी वहाँ रही होगी कि जिसके बाहर आने से दीदी का सिंहासन हिल जाता। कोई ना कोई तो ऐसी जानकारी, नहीं तो दीदी बहुत होशियार है। दीदी कोई ऐसी मूर्ख तो नहीं है कि ऐसी ही कहीं पर जाकर वो हमला बोल देगी। जरूर दाल में कुछ काला है और उस दाल के काले को छुपाने का प्रयास दीदी कर रही है। वो ये कह रही हैं कि आप लोग ईडी का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं। वो ये कह रही है कि सबको पता है कि आईपैक जो है उनके कम्युनिकेशन को भी हेड करता है और उनके पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी भी बना रहा है। आप लोग, और उन्होंने कहा अमित शाह बहुत नास्टी और नॉटी हैं, और उन्होंने ये कहा कि आप लोग उनके सारे के सारे सीक्रेट्स, खासकर पॉलिटिकल कैंडिडेट्स की लिस्ट, वो सब चुरा कर ले जा रहे हैं। आप लोग इतने डरे हुए हैं पश्चिम बंगाल। देखिए, अगर
ईडी की रेड गलत होती तो दीदी तुरंत कोर्ट जाती और कोर्ट ठोक देता। कोर्ट छोड़ता नहीं है, कोर्ट ठोक। दीदी को ये पता था कि वहाँ पर कोई ना कोई गलत चीज़ें हो रही है, कुछ ऐसे सीक्रेट्स है। पॉलिटिकल सीक्रेट क्या होती है जी? कोई सीक्रेट ही नहीं होता। और कोई पॉलिटिकल पार्टी इतने पहले अपने कैंडिडेट की लिस्ट तैयार नहीं करती। आप रणनीति चुराने की कुछ नहीं, कोशिश कर रणनीति रहे क्या हो। होती है? एक वही किला तो है जो आप भेद नहीं पाए हैं। अरे भाई, ऐसी कौन सी रणनीति उन्होंने तैयार की है? एक ही रणनीति है उनकी, बांग्लादेश से लोग लाकर बैठाओ, उनको वोटर बनाओ और चुन कर आओ। और दूसरी कौन सी रणनीति है उनकी? अब उनकी कोई ना कोई ऐसी बात का पर्दाफाश होने वाला था जिससे उनका सिंहासन हिल जाता, इसलिए दीदी हिल गई और हमला बोल दिया। मुख्य धारा की जब बात करते हैं, बीजेपी की बात करते हैं, तो वोटों की भी और चुनाव की भी चर्चा होती है। ये महाराष्ट्र ही है जहां से चुनाव और वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया था। अब वो कह रहे हैं पूरे देश में वोट चोरी कर रहे हैं। देखिए, वोट चोरी नहीं, राहुल चुनाव आयोग से आपका रिश्ता क्या है? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है, वोट चोरी नहीं, राहुल गांधी जी का दिमाग चोरी हो गया है। प्रॉब्लम वहाँ है, वोट चोरी का प्रश्न ही नहीं है। ऐसा है, कर्नाटक में वो जीतते हैं तो जीत है, तो महाराष्ट्र में हम जीतते हैं तो वोट चोरी है। अगर तेलंगाना में वो जीतते हैं तो जीत है, हरियाणा में हम जीतते हैं तो वोट चोरी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए, वो कितना भी कहे, लोगों का विश्वास नहीं है। मूल रूप से मुझे तो, वो बहुत बड़े आदमी है, मुझे सजेशन देने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी मैं अनसॉलिसिटेड सजेशन देना चाहता हूँ कि जब तक इस देश की नब्ज उनको नहीं समझेगी, इस देश के रियल इश्यूज क्या है ये नहीं समझेंगे। इस देश का इशू वोट चोरी नहीं है, वो नहीं हो सकता है। बिहार में भी आपने देख लिया, ये नहीं हो सकता है ये इशू। लेकिन जब तक ऐसे नॉन इश्यूज पर अपनी प्रतिष्ठा को वो लगाकर दाव पर लगाएंगे, हारते ही रहेंगे। पर देवेंद्र जी, वो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, मतलब घंटों घंटों के प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और बता रहे हैं, सबूत दिखा रहे हैं कि देखो आप लोगों ने क्या क्या काम किया है। तो चुनाव आयोग को आपके दफ्तर में बिठा दिया। नहीं, बिल्कुल। इसीलिए मैंने कहा कि चुनाव आयोग ने तो उनको ओपन चैलेंज किया, उनको नोटिस दी। भाई देखो, अगर कोई गलती है तो आप गलती दिखाओ ना। अगर समझ लीजिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है तो मैं कोर्ट जाऊंगा। चुनाव आयोग ने उनको ओपन चैलेंज दिया, उनको नोटिस दी कि आपके पास जो सबूत है लेकर आओ। एक भी सबूत क्यों नहीं दे पाए? स्क्रीन लगाकर झूठी झूठी बातें दिखाना, उनकी आपके भी चैनल ने उनका झूठ उजागर किया। भाई, आप लोगों ने भी दिखाया कि उन्होंने जो कहा था कि ये आदमी गायब है, उस आदमी को आपके चैनल ने सामने लाया है। ये बात है। अब नितिन नवीन जी वहां पहुंच गए हैं, खूब सुगबुगाहट वहां दिल्ली में है कि देवेंद्र जी भी पहुंचेंगे क्या? नहीं, वे सुगबुगाहट चलते रहती है, लेकिन मेरी पार्टी को मैं अच्छे से जानता हूँ। मेरी पार्टी ने मुझे महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी है और पूरे 5 साल ये जिम्मेदारी निभाऊंगा। पर आप जैसा लॉयल कार्यकर्ता भी मतलब बिरले ही मिलता है कि सीएम कहें तो सीएम बन जाएंगे, डिप्टी सीएम। सोचा था कि वो निगम पार्षद बनेगा, वो निगम पार्षद बना, वो महापौर बना, वो एमएलए बना, पार्टी का अध्यक्ष बना, मुख्यमंत्री बना, उप मुख्यमंत्री बना, फिर वापस मुख्यमंत्री बना, विपक्ष नेता बना। ये सारा जो मुझे मिला ये पार्टी के कारण मिला। अगर ये पार्टी मेरे पीछे नहीं होती ना, हाँ, तो मुझे कोई नहीं पूछता। अच्छा, जाते जाते एक जल्दी से रैपिड फायर आपके साथ करना चाहूंगी। शुरुआत ये, नरेंद्र मोदी को कितने मार्क्स देंगे? कितने में से मार्क्स है? 10 में से दीजिए। 11 मार्क। 10 में से 11 मार्क। अमित शाह को? अमित शाह जी को भी 10 में से 10 मार्क दूंगा। एक नंबर क्यों काटा? नहीं, देखिए, हायरार्की का विषय नहीं। अल्टीमेटली अमित भाई भी ये इस बात को मानेंगे और हम सब लोग मानेंगे, जहां हमारी सोच समाप्त होती है वहां प्रधानमंत्री जी की सोच शुरू होती है। इज ही अ रियली टफ टास्क मास्टर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? वेरी टफ भाई, ही इज अ वेरी टफ टास्क मास्टर और ही इज वेरी फोकस्ड पर्सन। देखिए, वो फोकस को हटने नहीं देते, न खुद का हटाते हैं न हमको हटाने देते हैं। हाँ, अब डांट भी पड़ती है? अगर बिल्कुल पड़ती है। टारगेट पूरा नहीं होता? टारगेट का सवाल नहीं है। अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो डांट पड़ती ही है। और ये डांट तो बुलाकर डांटे जाते हैं आप कि फोन पर डांट दिए जाते हैं? नहीं, जब मौका मिलता है तब डांट पड़ती है। हाँ। लेकिन उस डांट का मतलब ये नहीं होता है कि कोई हमको नीचा दिखाना है। उस डांट का मतलब ये होता है कि हमारे से उनकी अपेक्षा बड़ी है, छोटी अपेक्षा नहीं है। और उन्होंने डांट दिया, इसका मतलब उनकी नाराजगी हमारे ऊपर, ऐसा नहीं होता है। उसके 2 मिनट बाद
मोदी जी नॉर्मल रहते हैं, उसके 2 मिनट बाद उनका व्यवहार भी नॉर्मल होता है। तो वो डांट ये होती है कि भाई सही रास्ते चलो, गलत रास्ते चलने नहीं दो। अच्छा, कांग्रेस में ये कहा जाता है कि राहुल जी से मिलना हो, सोनिया जी से मिलना हो तो बड़ा लंबा इंतजार करना पड़ता है, वो डिसाइड करते हैं। यहाँ भी ऐसा ही कहते हैं, 2 लोगों की पार्टी है, 2 लोग डिसाइड करते हैं कि देवेंद्र जी से कब बात होगी, अगर कह दिया है तो सोचा जाएगा। नहीं, मैं तो उल्टा कहता हूँ। मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि ये प्रधानमंत्री जी के पास इतना समय आता कहाँ से, इतना काम करते हैं, इतना घूमते, लेकिन आप कभी भी अपॉइंटमेंट मांगो 12 घंटे में आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप वहाँ जाने के बाद ही इज़ अ वेरी गुड लिसनर, आप आधा घंटा भी अकेले बोलते रहो, वो पूरी आपकी बात सुनते हैं और उसके बाद फर्मली अपनी बात कहते हैं। और सिर्फ मेरे लिए नहीं है, देखिए आप अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे कितने एमपीज, एमएलएस, कॉमन कार्यकर्ता उनके परिवारों से मिलते हैं, उनके साथ फोटो खींचते हैं, उनके बच्चों से बात करते हैं। तो ये तो प्रधानमंत्री जी से सीखने लायक है। देखिए, इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सेसिबल पर्सन, और उनके यहाँ कोई भी देश का कोई भी आदमी चिट्ठी लिखता है तो जवाब मिलता है। तो ऐसे में जब आप जेनजी को ये नारा लगाते हुए सुनते हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर, कैसा लगता है? ये कौन सी जेनजी है जी? भारत की जेनजी ऐसी नहीं है। ये कुछ बिगड़े हुए बच्चे हैं जिनको बरगलाया गया है। भारत की जेनजी ये तिरंगा हाथ में लेकर भारत माता की जय कहने वाली जेनजी है। भारत की जेनजी वंदे मातरम कहने वाली जेनजी है। ये जो लोग हैं, ये उनका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे कभी? लगता तो नहीं है, सपने में जरूर बन सकते। प्रियंका गांधी को कैसा नेता मानते हैं? अभी उन्होंने शुरुआत की है, उनको शुभकामनाएं हमारी। भाई कम बहन से में कम से... देखिए, कम से कम राहुल जी ने जो मूर्खताएं की है वो प्रियंका जी न करे, ऐसी अपेक्षा। दोनों में से बेहतर नेता कौन लगता है आपको? भाई मैं थोड़ी कोई चुनाव करने के लिए बैठा हूँ, मैं तो कोई जज हूँ। फिर भी अगर चुनना हो तो? नहीं, मेरे पास चुनाव के लिए कोई बहुत बड़ा पर्याय नहीं है। नन ऑफ द अबव है। घर में बॉस कौन है, देवेंद्र जी या अमृता जी? देखिए, कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो जाए, हाँ। कोई अगर आपको कहता है कि वो बॉस है तो आपको झूठ कह रहा है। घर का बॉस ये अपनी बीवी होती है, घर की बॉस अमृता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, ऑल द बेस्ट। और चुनाव के बाद दोबारा नेटवर्क 18 न्यूज़ 18 इंडिया आपके सामने होगा कुछ सवालों के साथ। फिलहाल जवाब देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।